सो हे चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक दैट यू आर वेरी गुड एंड वेरी वेल। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इससे आपकी थ्योरी रिवाइज होगी और क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और एक बात मैं पहले कहना चाहता हूँ कि प्लीज जब भी ये स्टार्ट करें वीडियो, तो पहले आप अपने पहले आप अपने जो फॉर्मूले हैं उनको पास में रख लें, एंड उसके बाद जितने नोट्स हैं एक बार रिवाइज कर लें, तब ये वीडियो देखना, ठीक है। तब उससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द सोल्यूशन सो मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट का नियम है वो किस नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन जो है दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है बताओ। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, या एथेनॉल वाटर, या बेंजीन्स, या टॉल्विन, या फिनॉल एनिलीन। आपको बहुत सही ढंग से बताना। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो एथेनॉल होता है हमारा, जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल वाटर में आप ए और बी समझते हैं क्या होता है। ए और बी अट्रैक्शन क्या होता है, वो कम होता है, वो कम होता है। तो जब वो कम होता है तो वहां पे जो वेपर प्रेशर होता है, क्या जो वहां पर वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वो ज्यादा होता है। जब वो ज्यादा होता है तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो कितना होता है, वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो एथेनॉल और वाटर में। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के केस में अलग चीज होगी, वो आप अलग कंसिडर करेंगे जब आप ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर बी था, इसका राइट आंसर बी है। क्योंकि आपको पता है जब वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। आपने आइडियल डेविएशन पढ़ा है, अगर पढ़ा है ना तो अपने जिंदगी में भी उसका उपयोग करना। आज मैं आइडियल डेविएशन के बारे में पढ़ रहा था, तो आई थिंक दैट हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा आइडियल डेविएशन की जरूरत होती है, ठीक है। खैर वो उसकी अलग बात करेंगे, कभी भी लाइव आके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। यानी हेनरी का नियम किस नियम के आधार पर, जो किस प्रकार के नियम पर, विलियन के पर लागू होता है। यानी कि हेनरी का नियम किस प्रकार के विलियन पर लागू होता है। देखो यार, मेरी हिंदी बहुत वीक है, तो प्लीज आई एम सो सॉरी यार, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। बताओ किसके बारे में क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हेनरी का नियम है किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है, तो वो हेनरी का नियम। अच्छा पहले ये बताओ हेनरी का नियम होता क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी का जो हेनरीज लॉ है, जो हेनरीज लॉ है, वो गैस की सॉल्युबिलिटी, किसकी, गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के रिलेशन के लिए होता है। किसके रिलेशन के लिए, गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के रिलेशन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा, क्योंकि गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। जब डिसॉल्व होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा भी, और लिक्विड फॉर्म में तो होता है, आपको पता है, ये बात बिल्कुल सही है, सी। इसका राइट आंसर सी होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं होगा, क्योंकि सघन जो विलयन होता है उसमें कभी भी कोई चीज नहीं होती। आइडियल सॉल्यूशन अलग चीज है, सॉलिड डिसॉल्व जो होता है वो भी गलत चीज है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। समझ गए, आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब यूनिट का जो हेनरी नियतांक है, उसका इकाई क्या होती है वो आपको बताना है। जो हेनरी कांस्टेंट दिया गया है उसकी यूनिट क्या होती है वो आपको बताना है। तो क्या होती है वो होता है एटीएम, यानी कि एटीएम्स क्या मतलब क्या हो गया, जो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है ये बताओ पहले। हेनरी कांस्टेंट होता है के एच होता है, तो पी ओपन एक्स हो जाएगा। जब पी ओपन एक्स हो जाएगा तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वो एटमॉस्फेयर होता है। बताओ प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। ये किसकी होती है, ये किसकी होती है, ये किसकी होती है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं, ठीक है। मैं आपको बताया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये देखो यहाँ पे, अब ये जो भी बच्चा, ये 3 ऑप्शन जो बचे हैं इनको भी देखना होता है। अगर ये 3 आंसर आपने देख लिए, यानी कि जो 3 ऑप्शन है इनको देखकर आपने पता लगा लिया कि ये किसके हैं, तो इन फ्यूचर में इन्हीं से ऐसा क्वेश्चन आता है। ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। आई थिंक दैट मैंने 4 सालों में जितना कुछ देखा है वो आई थिंक दैट यही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कोलिगेटिव गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, किस पर, विलयन की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, या विलय की कणों की संख्या पर, रासायनिक संरचना पर। ये बताना है आपको। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और जरा ध्यान से इसको देखिएगा। तो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्योंकि आपको पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पार्टिकल समझते हो, पार्टिकल की नंबर
नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर पर डिपेंड करती है। इसका राइट आंसर सी हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग चीज होती है। नंबर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो वो भी अलग, सॉल्वेंट तो बात अलग ही होती है, आपको पता है ये बात। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है और किसी पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास, यानी कि किस कोलिगेटिव गुण से मोलर मास, जो मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात किया जाता है, किस पर? और ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर्स, या इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑल ऑफ दिस किस पे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि देखो जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी डिपेंड डिटरमाइन करेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे भी, और इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे भी। क्योंकि आपको पता है मैं आपको बहुत ढंग से बताता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए मेरे को जगह मिल जाए, यस, इतने में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का जो एवोल्यूशन होता है, एलिवेशन होता है, सॉरी एवोल्यूशन होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का जब डिप्रेशन करते हैं, डिप्रेशन, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग होता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, सब मोलर मास से निकलते हैं। किससे? सब मोलर मास से, किससे? सब मोलर मास से, मोलर मास से निकलते हैं। गॉट इट। इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर डी था। क्यों था? मैंने आपको बताया कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन की बात करेंगे, या फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन की बात करेंगे, या ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर की लोअरिंग की बात करेंगे, तो सब किससे निकलते हैं? वो मोलर मास से निकलते हैं। गॉट इट। इसका राइट आंसर डी हो गया, डी हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वांट फैक्टर इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होता है वांट फैक्टर? तो वो होता है AiCl के, NaCl के लिए आपको बताना है, CCl के लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपको बताओ, ग्लूकोज के लिए भी बताओ। क्योंकि देखो जब भी हम वांट फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ACl में क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। क्या होगा? डिसोसिएशन ज्यादा होगा। जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो जो पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, क्यों नहीं? ज्यादा होंगे कि नहीं? पार्टिकल जब ज्यादा होंगे तो जो वांट ऑफ फैक्टर है कितना होगा? वो मैक्सिमम होगा। समझ गए कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन जो ज्यादा होगा तो पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, तो वांट फैक्टर क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। किसके में पूछा था? ये AlCl3। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व ड्यू टू, असामान्य मोलर मास, जो असामान्य मोलर द्रव्यमान किस कारण से होता है? डिसोसिएशन से, अपघटन से, या संयोजन से, या बोथ ए और बी, या चेंज इन टेम्परेचर में? किससे होता है? चलो बताओ। ये होता है हमारे डिसोसिएशन से और एसोसिएशन से, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है हम अगर डिसोसिएशन की बात करेंगे, डिसोसिएशन की बात करेंगे तो वांट फैक्टर एक से कम होता है कि ज्यादा होता है? बताओ, एक से कम होता है कि ज्यादा होता है? और जो एसोसिएशन की बात करेंगे तो आई फैक्टर से कम होता है कि ज्यादा होता है? ये बताओ। तो दोनों किस में हो गए? एबनॉर्मल फॉर्म में हो गए। एबनॉर्मल फॉर्म में एबनॉर्मल मोलर मास देते हैं कि नहीं? बताओ। एबनॉर्मल मोलर मास देते हैं कि नहीं? बिल्कुल देते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। एसोसिएशन में ये हो गया, डिसोसिएशन में ये हो गया, तो इसीलिए एबनॉर्मल मोलर मास ये दोनों देंगे। समझ गए? इसका राइट आंसर क्या था? सी था। इसका राइट आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है? फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि आपने पाई इज इक्वल टू पढ़ा है CRT पढ़ा है। बताओ ये होता है CRT, होता है कि नहीं? बताओ CRT होता है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके? कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट। इसका राइट आंसर क्या था? वो था सी था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? बताओ किसका अधिक होगा? जल्दी बताओ किसका अधिक होगा। कि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब भी हम सोल्यूशन विल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो किसका होगा वो आपको बताओ। देखो यहाँ पे जो कैल्शियम Cl2 दिख रहा है इसका होगा। क्योंकि देखो जो कैल्शियम Cl2 है, इसके पास कितने आयन है? 3 आयन है। जब 3 आयन्स है तो इसका जो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, क्या? इसका जो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, वो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट
इफेक्ट कितना करेगा, मैक्सिमम इफेक्ट करेगा। जब मैक्सिमम इफेक्ट करेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हाईएस्ट होगा, वो हाईएस्ट होगा। समझ गए? नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। जो कैल्शियम क्लोराइड आपको दिया रखा है, इसमें क्या, इसमें 3 आयंस होते हैं। कितने? 3 आयंस होते हैं। लेकिन जो कोलागोटी इफेक्ट है वो मैक्सिमम होगा। जब वो मैक्सिमम होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, वो हाईएस्ट होगा। गॉट इट? समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखो, वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है। रॉल्ट लॉ इज वैलिड फॉर, किसके लिए रॉल्ट का नियम होता है भाई? आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए होता है? वो होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके? आइडियल सॉल्यूशन के लिए सिर्फ Raoult law is valid for ideal solution only because Raoult law जो होता है, Raoult law तब परफेक्टली हो तब परफेक्टली फॉलो करता है। कब परफेक्टली फॉलो करता है? तब परफेक्टली फॉलो करता है, फॉलो होता है जब जब क्या हो, डेल्टा H इक्वल टू 0 और डेल्टा V इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा है ना, बहुत इजी चीज है, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर ए है। डाइल्यूट सॉल्यूशन पे गलत हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट भी, ये भी नॉन आइडियल पर, तो और नियम एप्लीकेबल होते हैं। हमने पढ़ा होगा ये बात बहुत अच्छे से। इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी बराबर होती है किसके? जो क्या लिखा, अविलेय मोल का अंश, विलायक मोल अंश, या मोलैरिटी, या मोलैलिटी, बताओ किसके लिए? मोलैलिटी लिखा है ऊपर और मोलैरिटी लिखा है, बताओ जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के लिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ढंग से पढ़ा हो गया, जो रिलेटिव होता है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सैल्यूट ऑफ मोल फ्रैक्शन। पढ़ा है कि नहीं? सैल्यूट का मोल फ्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सही बात। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो गया, इसका राइट आंसर ए हो गया। समझ गए? इसका राइट आंसर ए हो गया। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। एंड ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच वन इज वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी जो उड़ जाता है ना। जैसे केमिस्ट्री है, अगर उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उड़ जाएगी, बिकॉज केमिस्ट्री इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट। इस पे बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद द पेन पेपर, एंड आपको इंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स वाई तभी आप जो फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, वरना और कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्त। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विच वन ऑफ द वोलेटाइल सॉल्यूट, बताओ किसका होता है वो तो एथेनॉल का। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। क्योंकि एथेनॉल क्या होता है, वो वोलेटाइल होता है, वो वोलेटाइल होता है। जितने बाकी हैं, जितने भी ये सब तुमको दिख रहे हैं ना, ये नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, इसीलिए सब गलत हो जाएंगे, इसीलिए सब ये गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल, क्योंकि ये प्रकार का वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है, वाष्पशील है। हिंदी में अगर सीधी भाषा में कहें तो उड़ जाता है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो वाष्पशील है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्वथनांक वृद्धि अनुपाती होती है। किसके अनुपाती होती है? मोलैरिटी या नॉर्मलिटी या मोल फ्रैक्शन की? किसके होती है? वो होती है हमारी मोलैलिटी, बिकॉज आपने पढ़ा है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इनटू मोलैलिटी। क्योंकि जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पे? टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। सॉरी, डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। समझ गए? इसका राइट आंसर बी है। मोलैरिटी अलग चीज होगी, नॉर्मलिटी भी अलग चीज होगी, मोल फ्रैक्शन भी अलग चीज होगी। इसको हम आगे देख लेंगे, इसलिए गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो कि बहुत अच्छा है। पॉइंट डिप्रेशन इज मैक्सिमम, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेशन किसके मैक्सिमम होता है बताओ? हिमांक अवनमन किसमें अधिक होगा? किसमें? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर वोलेटाइल सॉल्यूट में? किसमें होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना? इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? स्ट्रॉन्ग तो मतलब हो गया मजबूत, इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं अपघट। सॉरी, हाँ सॉरी, याद आ गया, अपघट बोलते हैं ना शायद इसको। प्लीज बताना, हमको कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिप्रेशन इज मैक्सिमम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो गया? ज्यादा डिसोसिएशन। जब ज्यादा डिसोसिएशन तब ज्यादा पार्टिकल तो फ्रीजिंग जो डिप्रेशन है वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट देखो यार, पहले अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर किसी बच्चे ने बहुत ढंग से रिवाइज किया होगा ना सोल्यूशन, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो ये उसको की पॉइंट जो मैं जाओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको पता है ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, उसको समझ में आ रहा होगा यार एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक्चुअल में ये बताना हमको क्या चाहते हैं। It's all about your retention. It's all about your memorization. If you will not memorization, that's I think that whenever you will solve the question that you will lost your intelligence. Why? Because आपको पता ही नहीं होगा कुछ,
तो प्लीज फोकस करें, फोकस करें, फोकस करें। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, जरा ध्यान से देखो। इसका क्या मतलब हो गया, जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा, तब यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल होंगे। जब ज्यादा पार्टिकल होंगे, जब ज्यादा पार्टिकल होंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। समझ गए? इसीलिए एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये केस फॉलो होता है। गॉट इट? समझ गए? इसका राइट आंसर सी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं, वोलेटाइल सॉल्यूट में भी नहीं होता। समझ गए? अब क्वेश्चन में 15 देखो जो कि बहुत अच्छा है। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि कौन सा कोलिगेटिव जो होता है गुण ताप से स्वतंत्र होता है, किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर में, या एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, किसमें होता है? तो वो होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। समझ गए? इसका राइट आंसर डी हो गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होता है ना वो इंडिपेंडेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर का काम होगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 16 देखो जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज व्हेन, सॉरी, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज हाई व्हेन, हेनरी नियतांक अधिक होता है जब गैस इज हाईली सॉल्यूबल और गैस इज लेस सॉल्यूबल, टेम्परेचर इज रिवर लो या प्रेशर इज लो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जब हम गैस इज लेस सोल्यूबल की बात करेंगे तब हम हेनरी लॉ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था किसके लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो ये कहाँ पे वैल्यूड हो, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे देखो गैस इज लेस सोल्यूबल, इसका मतलब क्या हो गया, हाई हेनरी कांस्टेंट, हाई हेनरी हाई हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हाई हेनरी कांस्टेंट हो गया तो लो सॉल्युबिलिटी काम करेगा, लो सॉल्युबिलिटी काम करेगा। अब आपको पता है जो हेनरी का नियम किसके लिए लागू होता है, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर के लिए। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइडियल सोल्यूशन इज सो, आदर्श विलयन क्या दिखाता है वो आपको बताना है। तो वो दिखाता है डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ये प्रकार के आइडियल सोल्यूशन के मेन कंडीशन है, ये आइडियल सोल्यूशन की मेन कंडीशन है। गॉट इट? बाकी ये तुमको सब दिख रहा है ना, ये सब गलत चीज लिखा गया है, इसका राइट आंसर ए है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच सोल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन, कौन सा विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, कौन सा दर्शाएगा। यहाँ पे ये जो नेगेटिव डेविएशन, अभी मैंने बताया डेविएशन दो प्रकार के होते हैं। देखो डेविएशन ना 3 प्रकार के, तो 2 प्रकार के, सॉरी, एक आइडियल डेविएशन, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आप यहाँ पे जब पढ़ने को मिलेगा ना आपको, जब हायर क्लासेस में जाएंगे या आप यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएशन मिलेगा वो नेगेटिव डेविएशन मिलेगा, पॉजिटिव बहुत कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन आइडियल डेविएशन आप पहले पढ़ के आना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम करने वाला ना वो आइडियल काम करने वाला है, आइडियल डेविएशन। गॉट इट? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, बताना है भाई आपको। कौन सा विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, कौन सा दर्शाएगा, बताओ। वो दर्शाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की वजह से वेपर प्रेशर, क्या वेपर प्रेशर कम होगा, जो वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। समझ गए? इसका राइट आंसर ए नहीं सॉरी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। कोलिगेटिव गुण संबंधित किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल से, अभी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल से, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल से, क्योंकि कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो तुमको ये वर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है पार्टिकल काउंट, इसका मतलब पार्टिकल काउंट। समझ गए? सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किससे मापते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को, उसको मापते हैं ऑस्मोमीटर से, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो गया, सॉरी बी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी बिकॉज, मोलैलिटी जो है मोलैलिटी और मोलैलिटी पर किसकी वरीयता दी जाती है, क्योंकि इजी टू कैलकुलेट, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, या प्रेशर इंडिपेंडेंट या प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, या वैल्यूम इंडिपेंडेंट होती है। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तब वो होगा, क्योंकि आपको पता है जो मोलैलिटी के केस में क्या होता है, जो मोलैलिटी के केस में हम बात करेंगे, जो मोलैलिटी मास बेस्ड हो, मोलैलिटी क्या है, मास बेस्ड है, मोलैलिटी मास बेस्ड है, और उसीलिए वो वैल्यूम की तरह टेम्परेचर से चेंज होगा, किससे, टेम्परेचर से चेंज होगा, टेम्परेचर से चेंज
होगा। समझ गए? इसका राइट आंसर क्या था? वो टेम्परेचर से चेंज होगा। समझ गए? इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर बी है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको थोड़ा भी ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना यार, हमारे लिए कर देना, ठीक है? अगर आप हमको कुछ समझते हो। विच सोल्यूशन विल ओबे राउल्ट लॉ मोस्ट क्लोजली? देखो यार, आप लोग, हमको पता है आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन यार मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आपको सब कुछ देने को। जो भी आपको गलती नहीं करनी वो गलती आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी ऐसे क्वेश्चंस कौन से लगाने चाहिए, इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको बताओ, टेस्ट कब देना है वो मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा उसके लिए भी मैं बना रहा हूँ, और मैंने अपने ये 4 ड्रॉप में अपना मतलब ऐसा क्या सीखा मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई बंदा हमसे रिलेट कर पा रहा हो दैट्स व्हाई उसकी बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज आपका चाहे फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, कोई भी ड्रॉप हो, आपका किसी भी एग्जाम में ड्रॉप हुआ हो, लेकिन ड्रॉप तो ड्रॉप होता है ना, साल पे तो साल होते हैं, तो प्लीज हर साल को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ की सुविधा है। यार मेरे पास हमें हमेशा मतलब हर चीज़ की सुविधा नहीं थी, आपको पता है मेरे पास ढंग का फ़ोन भी नहीं था, अभी भी मेरे पास ढंग का फ़ोन नहीं है, और ये जो टैबलेट आप देख रहे हो ना टैबलेट, ये टैबलेट मेरे दोस्त का है। ऐसे दोस्त तो मैं तो कह रहा हूँ सबको मिले यार, ये मतलब टैबलेट मेरा नहीं है, ऐसा मतलब ये मेरे दोस्त का टैबलेट है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, गॉट इट? मतलब आपकी अगर मैं अपनी जर्नी आपको पूरी बता दूँ ना, तो आप समझेंगे कि यार आपका शायद खून खौल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, आपको पता है। मतलब मैंने इतना अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस किया, मैंने हर जगह पे काम किया, आपको पता है। मैंने अमेज़न में काम किया, आपको पता है, डेटा डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें मैंने काम किया। मतलब मैं क्या ही बताना चाहता हूँ यार, आप एक्सक्यूज़ ना दें प्लीज़, आप बहुत मेहनत से पढ़ें, क्योंकि यार ये जो समय चल रहा है ना, बहुत ही क्रूशियल समय है आपके लिए, मैं प्लीज़ बता रहा हूँ, आप बहुत ढंग से मेहनत करें। चलिए बताइए, कौन-सा विलियन राउल्ट के नियम के सबसे अधिक पालन करेगा? कौन-सा नियम अधिक पालन करेगा बताओ? जल्दी बताओ। सॉरी। तो ये करेगा बेंजीन और टॉल्यूइन के, क्योंकि आपको पता है जो बेंजीन टॉल्यूइन होता है वो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर सिमिलर नेचर के हैं। जब ये सिमिलर नेचर के हैं तो नियरली क्या होंगे, ये नियरली आइडियल बिहेवियर करेंगे। क्या? आइडियल बिहेवियर करेंगे। अब देखो कैसे, मैं आपको बता, देखो यार ये बेंजीन हो गया, ठीक है? ये टॉल्यूइन हो गया। अब इसमें तुमको क्या दिख रहा होगा बताओ? इसमें तुम अब हमको बस इतना कमेंट बॉक्स में बता दो कि बेंजीन में कौन-सा इफेक्ट लगता है और टॉल्यूइन में कौन-सा इफेक्ट लगता है। ये बेंजीन में तुमको जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये किस प्रकार का डबल बॉन्ड है? नहीं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे, ये कौन-सी पोज़ीशन पे एक्सिस्ट कर रहा है? ये पैरा पोज़ीशन पे मेटा, बताओ? ये पैरा पोज़ीशन की मेटा, ये पैरा पोज़ीशन पे एक्सिस्ट कर रहा है? अरे आपको बताना है, ठीक है? मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा वरना मैं ऑर्गेनिक में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मेरे को बहुत पसंद है। गॉट इट? इसका राइट आंसर ए हो गया, क्योंकि ये प्रकार के एक सिमिलर नेचर में होंगे तो नियरली आइडियल बिहेवियर करेंगे, इसलिए राउल्ट का नियम को भी फॉलो कर सकते हैं। गॉट इट? 23 नंबर क्वेश्चन देखो, वांट ऑफ फैक्टर फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा बताओ? वो होगा 1, क्योंकि देखो ग्लूकोज कैसा हो गया, सॉरी, जो ग्लूकोज हो गया वो ग्लूकोज एक प्रकार का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें पास नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, इसका राइट आंसर बी होगा। ए ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ए, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज एक प्रकार का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें कोई डिसोसिएशन भी नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बहुत अच्छा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज। अब प्रासरण दाब जो होते हैं कोलिगेटिव गुण है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट नेचर, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट नेचर, या डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, या डिपेंड्स ऑन वैल्यूम। किसके लिए होता है आपको बताना है, ठीक है? वो आपको बताना है। चलो बताओ। तो वो होता है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि देखो वांट फैक्टर और कोलिगेटिव फैक्टर, मतलब यहाँ पे जब भी जहाँ पे कोलिगेटिव वर्ड आ जाए तो समझ जाना इसका क्या मतलब है, पार्टिकल्स की बात कर रहा है, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अलग चीज होगी, लेकिन कोलिगेटिव से आपको डिफाइन करना है, वहां पे नंबर की बात होगी। अब देखो डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसलिए इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका राइट आंसर सी हो गया। समझ गए? 25 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। विच हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर, किसका दाब सबसे कम होगा? किसका दाब सबसे कम होगा बताओ? प्योर सॉल्वेंट का, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, या कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, या आइडियल सॉल्यूशन का, किसका होगा बताओ? तो वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट, जब ज्यादा सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर सबसे कम, सिंपल, सबसे कम, सिंपल। सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी। 26 नंबर क्वेश्चन देखो,
फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स। हिमांक अवनमन नियतांक निर्भर करता है किस पर? सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। चलो बताओ। और एक्चुअल में आपसे एक क्वेश्चन है यार कि आप इन समय कितना घंटा आप लोग पढ़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कितने घंटे तक आप निकाल रहे हो, बताओ कितने घंटे निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए। आई थिंक दैट यार 10 से 12 घंटे, तो 10 घंटे तो मैक्सिमम निकालो। 10 घंटे में बहुत फोकस होकर पढ़ो, ठीक है। इतना तो यार पढ़ना चाहिए आपको। बताओ, हिमांक का अवनमन जो नियतांक है किस पर निर्भर करता है? वो सॉल्वेंट पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है जो केएफ होता है, केएफ केएफ सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि गुण होती है, गुण है, होती है। इसका राइट आंसर बी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है हेनरी लॉ? गैस प्रेशर जब हाई हो, या गैस हाईली सोल्यूबल हो, या टेम्परेचर जब ज्यादा हो, या गैस इज नॉन रिएक्टिव हो, या गैस उसमें कोई रिएक्टर ना हो। तो बताओ क्या होगा? गैस इज हाईली सोल्यूबल तब होगा, क्योंकि जो हेनरी नियम तब फेल होता है, क्योंकि जो हेनरी नियम कब फेल होता है? हेनरी नियम, हेनरीज लॉ तब फेल होता है जब गैस क्या हो? गैस हाई सॉल्युबिलिटी दिखाए, गैस हाई सॉल्युबिलिटी दिखाए, क्योंकि सब सारा खेल किसका है? सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी दिखाए। इसीलिए ये इसका राइट आंसर भी होगा, तब जाके वो फेल भी हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, विच कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन। लवण मुक्तिकरण में कौन सा कोलेगेटिव गुण होगा, बताओ। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आपको पता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस वो डिसक्लिनेशन का बेस है, वो डिसैलिनेशन का बेस है। यार इसका जो वर्ड तुमको दिख रहा है ना, ये जो वर्ड है ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। इसको तुम पहले जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मतलब ये वर्ड बहुत जगह मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। रिवर्स ये तुमको बायो में भी मिलेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मिलेगा ही, ठीक है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट लीड टू, किसके लिए लीड होता है बताओ? इंक्रीज इन कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज, डिक्रीज इन कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि जब घटता है, या नो चेंज, या फिर इनफाइनाइट चेंज। बताओ किसके लिए? तो वो होता है डिक्रीज करेगा जब कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है जब भी हम एसोसिएशन की बात करेंगे, जब भी हम एसोसिएशन से पार्टिकल कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर बी होगा, इंक्रीज नहीं करेगा कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है देखो एसोसिएशन सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन, जब एसोसिएशन से पार्टिकल क्या हो जाते हैं? पार्टिकल क्या होता है? वो कम हो जाते हैं, तब यहाँ पे डिक्रीज करेगा कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज को। सिंपल था, थ्योरी थी बस। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन इज आइडियल सोल्यूशन एग्जाम्पल। निम्न में से आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है? एथेनॉल वाटर, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, या फिनॉल प्लस एनिलीन। किसके लिए है बताओ जल्दी, किसके लिए है बताओ जल्दी भाई। तो ये होता है बेंजीन और टॉल्यूइन के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये सिमिलर इंटरमोलिकुलर होते हैं, सिमिलर इंटर मोलिकुलर फोर्स है। जब ये सिमिलर इंटिकुलर मोलिकुलर फोर्स है, सॉरी, तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये थे 30 एमसीक्यूज, आई होप ये थे 30 एमसीक्यूज। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बहुत ढंग से किए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और फिजिक्स की क्लास में आना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको थोड़ा भी मजा आ रहा हो, थोड़ा भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, ठीक है। सो थैंक यू।